हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हम लोग ने अपनी एक नई यात्रा को हाल ही में प्रारंभ किया है और इस नई यात्रा के माध्यम से या इस नई यात्रा के आलोक में आपके समक्ष इतिहास जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रस्तुतिकरण है वो किया जा रहा है। जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको बताने का कार्य किया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में मुख्य तौर पर इतिहास जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में कुल मिलाकर के 5000 प्रश्नों का संकलन आपके लिए तैयार किया गया है। 5000 प्रश्नों के इस संकलन से आप अपना जुड़ाव कर सकते हैं, अपनी तैयारी को सकारात्मक बनाने का कार्य कर सकते हैं या अपनी तैयारी को क्या है गतिशीलता देने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बात समझाने का कार्य किया था कि पाठ्यक्रम में बदलाव हो या ना हो, वो तो एक बात की बात हो गई है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करेंगी, आप लोगों को क्या है लाभ देने का कार्य करेंगे। तो फिलहाल अभी आपका जो डिस्कशन है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बना हुआ है और आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोग आपके सामने क्या है कुछ आप कह सकते हैं कि सारे के सारे नहीं हैं, है ना, कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जो प्रस्तुतिकरण है हम आपके समक्ष कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अभी जिन महत्वपूर्ण सवालों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया जा रहा है, ये जो संकलन हमने आपके लिए तैयार किया है 5000 प्रश्नों का, उसी की ओर से क्या है आप इसको मानते हुए चलेंगे। और ये आपके डेमो क्लासेस हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये आपके क्या हैं डेमो क्लासेस हैं। डेमो क्लासेस समाप्त होने के पश्चात आगे की यात्रा क्या होगी, कैसी होगी, वो आपको क्या है बता दिया जाएगा या उसके संदर्भ में क्या है आपको जानकारी दे दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर एक एक्टिविटी आपके सामने आती है और इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं रोलेक्ट अधिनियम कहते हैं। हालांकि आप लोग भलीभांति इन बातों को जानते हैं कि रोलेक्ट अधिनियम के जो चारों ओर का वातावरण है उसमें कई सारी जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो जुड़ के कार्य करती हैं। तो हम भी क्या है उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, हम भी क्या है उसी प्रकार से व्यवहार करने का कार्य करेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा के माध्यम से जो हमारा कंप्लीट फोकस होगा वो केवल और केवल किस पर होगा, रोलेक्ट अधिनियम पर होगा। और हमें रोलेक्ट अधिनियम को आधार बनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां पर क्या है डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्या है यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आइए चर्चा को हम सभी लोग मिलकर के क्या है प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सवाल नंबर 1 आपके सामने बना हुआ है और ये जो सवाल नंबर 1 आपके सामने बना हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि रोलेक्ट अधिनियम पर आधारित क्या है तमाम प्रकार के सवाल आपको क्या है मिलेंगे। यहां पर जो भी क्वेश्चन मैं रखूंगा सभी सवालों का संबंध किसके साथ होगा, रोलेक्ट अधिनियम के साथ होगा। अब तक मैंने जितने भी सेशन आपको कराए हैं, हालांकि मैं एक सेशन में आपको टोटल जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो 20 हैं, लेकिन अगर आप 20 सवालों के साथ अपना आत्मसातीकरण करने का कार्य करेंगे तो 20 सवालों के सहारे आपको काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है। और आप देखना हर सेशन में सवालों की संख्या 20 है एक अलग बात है, लेकिन 6 से 7 सवाल बिल्कुल फैक्ट ओरिएंटेड मैंने रखे हैं। और ये जो आपका फैक्ट ओरिएंटेड सवाल हैं ये आपके लिए और भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और भी ज़्यादा क्या हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 को यदि हम पढ़ने का कार्य करें तो देखिए क्या पूछा गया है।
रोलेक्ट जो एक्ट है ना, रोलेक्ट एक्ट पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख औचित्य क्या प्रस्तुत किया गया था। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये बताना है कि रोलेक्ट एक्ट जो पारित किया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट की ओर से या ब्रिटिश सरकार की ओर से जो लाया गया, तो इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का मेन मोटिव क्या रहा या ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, यह आपको यहां पर क्या है बता करके चलना है। इस सवाल का आंसर आप कैसे निकालेंगे? जनरली जो व्यवस्था है तो व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। जनरली जो आपकी व्यवस्था है इस व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि रोलेक्ट अधिनियम के नाम से क्या है हम जानते हैं। लेकिन हम आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि इसका वास्तविक नाम कई बार आपसे क्या है आपकी परीक्षाओं में पुटअप किया जाता है। तो इस व्यवस्था का जो वास्तविक नाम आप बताएंगे तो वास्तविक नाम बताना आपको आना चाहिए, और यहां पर जैसे ही आप वास्तविक नाम की कैलकुलेशन कर लेंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर भी यहां पर क्या आपको मिल जाता है। तो इसका वास्तविक नाम जो है वो क्या है? क्रांतिकारी एवं, इसका वास्तविक नाम क्या है? क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम है। क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम आप इसका क्या बता के चलेंगे? वास्तविक नाम आप बताते हुए चलेंगे। तो जैसे आप इसके रियल नेम को यहां पर कैलकुलेट करने का काम करेंगे, जैसे आप यहां पर इसके वास्तविक नाम को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो सवाल नंबर 1 जो है उसका आंसर आपके सामने आ जाता है। यानी कि रोलेक्ट अधिनियम को या रोलेक्ट एक्ट को लाए जाने के पीछे सरकार का मोटिव आपको बताना है। तो सरकार का मोटिव जो आप बताएंगे वो आप किस तरीके से बताएंगे? तो सरकार का मोटिव आप इस प्रकार से बताएंगे कि राष्ट्रवादी गतिविधियों को क्रांतिकारी आतंकवाद के रूप में नियंत्रण करने का तर्क। यानी कि यहां पर सरकार का मानना यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामले को काफी नकारात्मक किया गया, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उन्होंने अपने आप को क्या है मजबूती देने का कार्य किया। इस नाते जो पुराने कानून थे वो पुराने कानून क्या हैं? वो तो पुराने पड़ गए हैं। कानून एवं व्यवस्था के मामले को बनाकर रखने के उद्देश्य से कहा तो यही गया, लेकिन सरकार का मेन मोटिव क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर कंट्रोल सरकार को लाना था। तो सरकार बहाना किसका बनाती है? कानून एवं व्यवस्था के मामले को सकारात्मक बनाने का बनाती है, लेकिन सरकार का जो मेन मोटिव है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को न्यूट्रलाइज करना था या क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करना था। इसी नाते आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम क्या है? क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम है। तो आप कहेंगे सरकार का जो मेन मोटिव है वो इस प्रकार से आपके सामने आता है कि राष्ट्रवादी गतिविधियों को क्रांतिकारी आतंकवाद के रूप में नियंत्रण करने का तर्क यहां पर सरकार की ओर से दिया गया है, और बहाना किसका बनाया गया है? कानून एवं व्यवस्था के मामले को सकारात्मक बनाने का। लेकिन असली मोटिव क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर बनाना या क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रकार से क्या है कमर तोड़ने का कार्य करना। ये सरकार का यहां पर क्या रहता है? असली बहाना रहता है। तो सवाल नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन आपको लेकर चलना है और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से आपसे क्या पुटअप किया गया है? रोलेक्ट समिति का गठन किन घटनाओं की जांच के आधार पर किया गया? रोलेक्ट समिति का गठन जो है वो किन घटनाओं की जांच के आधार पर किया गया? यानी कि जो आपका रोलेक्ट अधिनियम आता है उससे पहले एक क्या है रोलेक्ट समिति का रेफरेंस आपको लेकर के चलना है। तो यहां सवाल की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि रोलेक्ट समिति का जो गठन किया गया था वो किस प्रकार की
जो घटनाएं हैं उनकी जांच करने के उद्देश्य से किया गया था, कि किस प्रकार की जो घटनाएं हैं जिनकी जांच करने के उद्देश्य से किया गया था। यहां पर आपको क्या है, यह मामला बताते हुए चल रहा है। तो सवाल नंबर 1 से ही इसका भी आंसर निकल जाता है कि युद्धकालीन जो आपका अनुशासन भंग हुआ, और अनुशासन भंग करने का कार्य किसने किया, क्रांतिकारी गतिविधियों ने, है ना। और जब क्रांतिकारी गतिविधियों ने अनुशासन भंग करने का कार्य किया तो उन पर एलिगेशन किसका लगा, एलिगेशन ऑफ सेडिशन, यानी कि राजद्रोह का आरोप लगा। तो ये जो आपका रोलेक्ट समिति है, इसको परीक्षण किसका करना था, इसको जांच किसका करना था कि युद्ध काल में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों ने जो अनुशासनहीनता का परिचय दिया, कानून एवं व्यवस्था को नकारात्मक बनाने का कार्य किया, और फिर बाद में उन पर जो राजद्रोह के आरोप लगे, तो इस पूरे मामले को क्या है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या है, रोलेक्ट कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। तो सवाल नंबर 2 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो सी क्या हो जाएगा, आपको यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे कहेंगे। इसमें आपसे क्या पुटअप किया गया है कि रोलेक्ट समिति की रिपोर्ट में अराजक और क्रांतिकारी अपराधों के लिए किस उपाय की सिफारिश की गई थी। इस सवाल को आप क्या मान के चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलेंगे। इस सवाल को आप क्या मान के चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलेंगे। हम एक बार सवाल को और आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। सवाल आपसे पुटअप कर रहा है कि रोलेक्ट समिति की रिपोर्ट में अराजक और क्रांतिकारी अपराधों के लिए, है ना, किस उपाय की सिफारिश की गई थी। तो किस उपाय की सिफारिश की गई थी, तो आंसर तो आप क्या लेके चलेंगे कि समिति ये कहती है कि भैया विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। समिति ये कहती है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए, और जिन पर राजद्रोह के आरोप लगे हैं, है ना, उनकी जो सुनवाई है वो क्या हो, तेज गति के साथ की जाए। उनकी जो सुनवाई है वो क्या है, तेज गति के साथ की जाए। तो रोलेक्ट समिति ने जो अपनी रिकमेंडेशन देने का काम किया था, उसमें आप कह सकते हैं कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं या जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उनकी स्थापना की बातें हुई थी, और ये बात सच है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि समिति ने भले ही विशेष न्यायालयों की स्थापना की बात की हो, लेकिन इस प्रकार के जो विशेष न्यायालय हैं ये स्थापित नहीं किए गए थे। ये स्थापित क्या है, नहीं किए गए थे, क्योंकि आने वाले सवाल जो हैं वो आपसे इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो समिति की जो आपके रिकमेंडेशंस है वो विशेष न्यायालयों को स्थापित करने की है, मैंने बताया, ताकि जो राजद्रोह के मुकदमे लगे हैं उन पर जल्द से जल्द क्या है, सुनवाई संभव हो पाए। लेकिन इस प्रकार के जो आपके स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, उनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे आ जाओ। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे तो आपको याद होगा कि कई बार मैंने क्लासेस में क्या है इस प्रकार के डिस्कशन तो आपके सामने रखे हैं। इसको तो आप पूरा लगा लेंगे 500%। इसमें क्या पूछा गया है कि रोलेक्ट अधिनियम ने भारतीय न्याय व्यवस्था में कौन सी संवैधानिक अवधारणा का उल्लंघन किया। अब यहां पर जो भारतीय न्याय व्यवस्था है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होगा, जो वर्तमान समय में आपको दिखाई पड़ रही है। वर्तमान समय में जो है आपको दिखाई पड़ रही है, वर्तमान समय में क्या है जो आपको दिखाई पड़ रही है। अगर आप वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में मेरे प्यारे साथियों आपको पहले क्या रेफरेंस लेना है, पहले आपको रेफरेंस किसका लेना है, आर्टिकल 22 का रेफरेंस आपको लेना है। आर्टिकल 22 का क्या है, रेफरेंस आपको लेते हुए चलना है। आर्टिकल 22 जो आपके संविधान का है वो गिरफ्तारी के संदर्भ में 3 प्रकार के संरक्षण आपको देने की बात करता है। वो गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या है, 3 प्रकार के संरक्षण आपको देने का कार्य करता है कि आप अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार रखते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ आप अपनी मन पसंद का वकील करने का अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ आप क्या है, अपनी मन पसंद का वकील करने का अधिकार रखते हैं। और नंबर 3 पे क्या कहा जाता है कि गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर
गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपका निकटतम मजिस्ट्रेट है वहां आपको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, ताकि आपकी जो गिरफ्तारी है उसको जांचा जा सके। मजिस्ट्रेट उसके क्या है, एक प्रकार से जुडिशली उसको क्या है, इन्वेस्टिगेट करके चले, जाने की गिरफ्तारी वैलिड है या गिरफ्तारी क्या है, इनवैलिड है। तो जनरली हम ये पाते हैं कि वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 है, ये गिरफ्तारी के संदर्भ में 3 प्रकार के जो रिलैक्सेशंस हैं या 3 प्रकार के जो राइट्स हैं वो आपको देने की बात करता है। और एज अ फंडामेंटल राइट्स आप अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं, मनपसंद का वकील कर सकते हैं, कोर्ट में अपने आप को डिफेंड किए जाने के संदर्भ में, और गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो निकटतम मजिस्ट्रेट है, वहां आपको प्रस्तुत करना होगा। यह बात आती है यहां पर। अब मान लीजिए यहां पर सेकंड कंडीशन आपको जनरेट करना है। सेकंड कंडीशन आप कैसे जनरेट करके चलेंगे कि मान लीजिए ऐसा मान के चलो कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, किसी व्यक्ति को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट तो किया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलो कि 24 घंटों के अंदर अंदर क्या है, उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। ऐसा कई बार होता रहता है, उसको क्या है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। तो अगर ऐसा होगा तो आर्टिकल 22 का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 का क्या है, उल्लंघन माना जाएगा, और संबंधित व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का सहारा लेते हुए हाईकोर्ट जा सकते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और वहां से इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, और जब ट्रीटमेंट होगा तो एक रिट जारी की जाएगी, चाहे मामला हाई कोर्ट का हो या चाहे मामला सर्वोच्च न्यायालय का हो। उस रिट को हिंदी में क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, हैबिस कॉर्पस कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, और हिंदी में उसको क्या कहा जाता, इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, हैबिस कॉर्पस कहा जाता है। लेकिन जो आपका रोल एक्ट अधिनियम है, रोल एक्ट अधिनियम जो है बिल्कुल इस व्यवस्था के अगेंस्ट है। मैंने कई बार क्लास में आपको पढ़ाया होगा, याद करो कि रोल एक्ट अधिनियम भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल का वायलेशन करता है, तो वहां भी मैंने आपको क्या बताया होगा, संविधान का अनुच्छेद 22 ही बताया होगा। क्योंकि रोल एक्ट अधिनियम में क्या है, रोल एक्ट अधिनियम में क्या है, हम ये पढ़ते हैं कि रोल एक्ट अधिनियम में क्या है ना। देखो, अगर आप मोतीलाल नेहरू की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे, मोतीलाल नेहरू की बात करोगे, तो आपको याद होगा कि मोतीलाल नेहरू जी ने क्या है, एक कमेंट किया था किस पर, रोल एक्ट अधिनियम पर, कि इसने तो अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। इसने तो अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। इसने तो अपील, वकील, दलील की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि रोल एक्ट अधिनियम में साफ साफ कहा गया कि अगर सरकार के अधिकारियों को ऐसा शक होता है कि कोई भारतीय सरकार विरोधी गतिविधियों के साथ अपना जुड़ाव करके चल रहा है, तो उस शक के आधार पर ही, केवल और केवल उस शक के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके, है ना, अनिश्चित समय तक क्या है, जेल में डाला जा सकता है। अनिश्चित समय तक क्या है, जेल में डाला जा सकता है। और रिगार्डिंग दिस, जो गिरफ्तारी होनी थी उस समय, उस गिरफ्तारी के संदर्भ में साफ साफ कहा गया कि हम गिरफ्तारी के मामले को न्यायिक व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे। अगर हमारे अधिकारियों को डाउट होता है, शक होता है कि कोई भी भारतीय सरकार विरोधी गतिविधियों के साथ अपना जुड़ाव करते हुए चल रहा है, तो हम उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे, गिरफ्तारी की जांच नहीं करवाएंगे, और अनिश्चित काल तक क्या है, उसको कैद में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो वर्तमान समय में अगर आप इसको कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो आर्टिकल 22 का भी उल्लंघन है, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी व्यवस्था का उल्लंघन है, कंप्लीट वायलेशन ऑफ हैबिस कॉर्पस। तो 4 का आंसर क्या होगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं।
ये आपका सवाल नंबर 5 आ जाओ। क्या पूछा गया है? रोलेट अधिनियम को पारित करने का निर्णय ब्रिटिश संसद ने किस तर्क पर आधारित बताया, है ना? तो ब्रिटिश संसद ने किस तर्क पर आधारित बताया? तो ब्रिटिश संसद कहेगी कि हमने जो रोलेट समिति बनाया था, हमने उसकी जो सिफारिशें हैं, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको आधार बनाया है। हमने जो रोलेट समिति का गठन किया है, हमने उसी की सिफारिशों को क्या बनाया है? बेस बनाया है। उसी की सिफारिशों को क्या है? आधार बनाया है। और उसी की सिफारिशों को आधार बनाते हुए हमने क्या है? रोलेट अधिनियम को क्या है? पारित करवाने का कार्य किया है। रोलेट अधिनियम को क्या है? पारित करवाने का कार्य किया है, ताकि हम भारत में जो हमारा शासन है, या हम अपने भारतीय साम्राज्य को क्या दे सकें? सुरक्षा दे सकें। हमें खतरा है किससे? क्रांतिकारियों से या क्रांतिकारी गतिविधियों से। यह बात आपको यहां पर क्या है? कैलकुलेट करके चलना है। तो तर्क जो दिया जाता है समिति की ओर से दिया जाता है कि हमने पहले रोलेट समिति का गठन करवाया, उसने रिकमेंडेशन देने का कार्य किया, और उन्हीं तमाम प्रकार की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको बेस बनाते हुए क्या है? हमने ये एक्ट सामने रखा है, और इसके माध्यम से हम साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहते हैं। अब आप ये खुल के कह सकते हैं कि सरकार अपने साम्राज्य की क्या है? सुरक्षा करना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आएगा। यह रहा आपका सवाल नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेट एक्ट को किस वैचारिक आधार पर अस्वीकार करने का कार्य किया? किस वैचारिक आधार पर स्वीकार करने का कार्य किया? तो आप जान ही पा रहे हैं कि कांग्रेस ने, हम भारतीयों ने इसको क्या कहने का कार्य किया था? अंधा कानून कहने का कार्य किया था। मोतीलाल नेहरू ने साफ साफ क्या कहा कि इसने तो अपील कोमा वकील कोमा दलील की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया, है ना? न्यायिक व्यवस्था को जोड़ा ही नहीं गया। न्यायिक व्यवस्था को क्या है? जोड़ा ही नहीं गया। अब जो आपके गिवन ऑप्शन है, तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जो प्रॉपर आंसर यहां पर लगाते हुए चलेंगे, तो प्रॉपर आंसर यहां पर क्या होगा? असल में 1919 की बात हो रही है, तो 1919 से पहले जो आपका रक्षा अधिनियम है वो क्या है? 1915 है। 1919 से पहले जो आपका रक्षा अधिनियम है वो क्या? 1915 है। तो कांग्रेस यहां पर जो एलिगेशन लगाने का कार्य करेगी, तो कांग्रेस का एलिगेशन यह आएगा कि 1915 का जो रक्षा अधिनियम है ना, उसी के स्थान पर क्या है? एक नए कानून को क्या है? यहां पर लाया गया है। और ये जो नया कानून है, यह नया कानून हमें सुविधाएं देकर के नहीं चल रहा है, बल्कि हमारा क्या है? शोषण करते हुए चल रहा है। ये जो नया कानून है 1915 वाला जो पुराना था, उसके स्थान पर दरअसल क्या है? एक नए कानून को यहां पर हमारे सामने रखा गया है। और ये कोई सुधार नहीं है, ये कोई रिफॉर्म नहीं है, ये सुधार नहीं है, ये कोई रिफॉर्म नहीं है, बल्कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से भी क्या है? सरकार हमारा शोषण करना चाहती है। सरकार हमारा क्या? शोषण करना चाहती है। तो यह है भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 को बस रिप्लेस करके चल रहा है, रिप्लेस करके चल रहा है, रिप्लेस करके चल रहा है। सुधार जो है, सकारात्मक सुधार नहीं, सकारात्मक सुधार नहीं, सकारात्मक सुधार नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। शोषण करने की एक नई व्यवस्था, शोषण करने की एक नई व्यवस्था, आप ऐसा कह सकते हैं। शोषण करने की एक नई व्यवस्था, आप मेरे प्यारे साथियों क्या है? ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर 6 का जो आंसर आप लेके चलेंगे वो आप लेके चलेंगे सी। हालांकि बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बी में क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? ये अधिकारों की वकालत करती है। बट बी और सी में अगर आप कोई प्रॉपर ऑप्शन यहां पर उसका चुनाव करके चलेंगे, तो फिर क्या बनेगा? ये सी ही बनेगा, क्योंकि पहले कानून क्या था? 1915 वाला था, उसके स्थान पर 1919 वाला कानून आ जाता है। और इस कानून के माध्यम से कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ सुधारवादी व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि अभी भी हमारे साथ क्या है? शोषणकारी व्यवहार किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गांधी जी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया रोलेट सत्याग्रह है। रोलेट सत्याग्रह आप लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया था।
और रोलेक्ट सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था ये दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया था और कांग्रेस की ओर से क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रारंभ किया गया था। लेकिन कांग्रेस ने रोलेक्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किसको देने का कार्य किया था? महात्मा गांधी को देने का कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर यह एक ऐसी पहली एक्टिविटी मानी गई है जिसमें महात्मा गांधी जन नेता के रूप में सामने आएंगे। जिसमें महात्मा गांधी क्या है? जन नेता के रूप में सामने आएंगे। जन नेता के रूप में क्या है? सामने आएंगे। गांधी जी द्वारा, सवाल यह पूछना चाह रहा है कि गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया रोलेक्ट सत्याग्रह, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस ने प्रारंभ किया गया था लेकिन गांधी जी का जुड़ाव कर दिया। सवाल ने कोई बात नहीं है। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया रोलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन किस प्रकार का पहला प्रयोग था? तो किस प्रकार का पहला प्रयोग था? पहला प्रयोग क्या है? ये मास एक्टिविटी है। ये क्या है? मास एक्टिविटी है। ये क्या है? मास एक्टिविटी है। ये क्या है? मास एक्टिविटी है। ये तो ठीक है, जन आंदोलन है, लेकिन संपूर्ण भारत में प्रथम क्या है? अहिंसात्मक जन आंदोलन है। संपूर्ण भारत में प्रथम क्या है? अहिंसात्मक जन आंदोलन है। संपूर्ण भारत में प्रथम क्या है? अहिंसात्मक जन आंदोलन है। संपूर्ण भारत में प्रथम क्या है? अहिंसात्मक जन आंदोलन है। अब यहां पर एक समस्या पैदा होगा कि संपूर्ण भारत में प्रथम अहिंसात्मक जन आंदोलन रोलेक्ट सत्याग्रह को माना जाए या महात्मा गांधी के कार्यक्रम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को माना जाए। तो इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग तो हमें आंसर क्या लेना पड़ेगा? ए ऑप्शन ही हमें क्या अपना राइट आंसर बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोलेक्ट सत्याग्रह के सामने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रखने का काम करेंगे, यानी कि असहयोग आंदोलन को रखने का काम करेंगे, तो दोनों क्या है? मास एक्टिविटी रही। दोनों अपने आप में क्या है? जन आंदोलन है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जनमानस की जो भागीदारी है वो रोलेक्ट सत्याग्रह की तुलना में क्या है? बहुत आगे है। रोलेक्ट सत्याग्रह की तुलना में क्या? बहुत आगे है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी ऐसा ही आया, अहिंसात्मक जन आंदोलन के रूप में सामने आया। इस सवाल की डिमांड के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन आपका ए हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां समस्या यह हो जाएगा कि प्रथम अहिंसात्मक जन आंदोलन केवल और केवल रोलेक्ट सत्याग्रह को मान के चलें या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मान के चलें। तो सवाल की डिमांड के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। लेकिन मैंने ये बताया कि जब आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी, इसका कंपैरिजन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ करेंगे तो दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं मास एक्टिविटीज मानी गई। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मास है, सामान्य जनमानस की जो भागीदारी है, वो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक आपको दिखाई पड़ी। तो अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जो सवाल के माध्यम से रोलेक्ट सत्याग्रह वनाम क्या हो जाए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाए, और आपसे यह पुटअप किया जाए कि दोनों में से आप चुनाव करके बताइएगा कि पहला अहिंसात्मक जन आंदोलन कौन सा है, तो तब आप प्राथमिकता किसको देंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देने का कार्य करेंगे। तब आप प्राथमिकता किसको देंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। आ जाओ, ये आपका सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्या पुटअप किया गया है? रोलेक्ट अधिनियम के विरोध में भारतीय जनमानस में अविश्वास का बीज किस घटना से अंकुरित हुआ? तो प्रेफरेंस आप किसको देके चलेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां प्रेफरेंस आप किसको देकर के चलेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस सवाल के अकॉर्डिंग आप यहां पर प्रेफरेंस किसको देते हुए चलेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। हालांकि आप देखते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। 9 अप्रैल 1919 को क्या है? असल में आप इसको ऐसे लेते हुए चलेंगे कि 6 अप्रैल 1919 को क्या है? आपने रोलेक्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया। पूरा सीक्वेंस अगर आपको मेंटेन करना हो, 6 अप्रैल 1919 को क्या है? आपने रोलेक्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया। 9 अप्रैल 1919 को क्या है? सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है।
10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांति जुलूस का आयोजन किया गया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करवाने का कार्य किया। और 9 अप्रैल 1919 को जो कुछ हुआ, जो गिरफ्तारियां हुई, और 10 अप्रैल 1919 को जो कुछ हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका विरोध करने के उद्देश्य से 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। तो प्रॉपर सीक्वेंस तो आप इस प्रकार से क्या है मेंटेन करते हुए चलेंगे, लेकिन जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो वेरी अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका होगा और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, आ जाओ। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसे मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, सवाल नंबर 9 कहेंगे। रोलेट एक्ट ने किस प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कार्य किया। तो असल में जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसका मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाता है। और इस व्यवस्था के माध्यम से आपने देखा होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया, और द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू कराते हुए सरकार ने एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया अपनी ओर से, हमारी ओर से नहीं, अपनी ओर से, कि हमने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करा दिया है और प्रांतीय स्तर के मामलों में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित कराने का कार्य किया है। अर्थात हम भारतीय जनमानस के विकास के विरोधी नहीं हैं, बल्कि विकास के क्या हैं, समर्थक हैं, सपोर्ट में। तो इसकी जो विश्वसनीयता है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया, तो किस प्रकार से प्रभावित किया, तो आप जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की सुधारवादी छवि को, नहीं ये नहीं होगा। गिवन ऑप्शन आपका क्या होगा, ये होगा, सुधारों को राजनीतिक धोखाधड़ी के रूप में प्रकट किया। सुधारों को राजनीतिक धोखाधड़ी के रूप में क्या है, प्रकट किया। सुधारों को राजनीतिक धोखाधड़ी के रूप में क्या है, प्रकट करने का कार्य किया। क्योंकि एक और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से जो भी प्रोविजंस बनाए गए, द्वैध शासन जैसा प्रोविजन सबसे महत्वपूर्ण रहा था। तो एक और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से सरकार ने सकारात्मक माहौल बनाने का कार्य किया कि सरकार क्या है, भारतीय जनमानस के विकास की विरोधी नहीं है। और वहीं दूसरी ओर क्या है, रोलेट अधिनियम जो लाया गया उसने भारतीय जनमानस का शोषण करने का कार्य किया, भारतीय जनमानस को एक तरीके से क्या है, या उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कराने का कार्य किया। तो सरकार की जो धोखाधड़ी है उसको प्रकाश में लाने का कार्य किया, सरकार की जो धोखाधड़ी है उसको क्या है, प्रकाश में लाने का कार्य किया। नेक्स्ट देख लो क्या है, यह क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 10 होगा ना हमारा। अब देखो हर सेशन में मैंने जो आपके टिप्पणियां हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वो मैंने रखे हैं। किसने कहा था रोलेट एक्ट ब्रिटिश न्याय की आत्मा पर प्रहार है? किसने कहा था रोलेट एक्ट ब्रिटिश न्याय की आत्मा पर प्रहार है? यानी कि सरकार जो न्याय की बातें करती है, सरकार का जो न्याय है उसी की आत्मा पर क्या है, अटैक है, उसी की आत्मा पर क्या है, प्रहार है। यह कोटेशन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। अभी वो क्या है, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता बने हुए हैं, अभी वो सांप्रदायिक नहीं है, अभी वो अच्छी अच्छी क्या है बातें कर रहे हैं। तो 10 का आंसर क्या होगा यहां पर, आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन माना जाएगा। 11 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। रोलेट एक्ट पारित करते समय किस प्रमुख ब्रिटिश सदस्य ने भी भारतीय सचिव को चेतावनी दी थी कि यह कानून अशांति को जन्म देगा, यह कानून अशांति को जन्म देगा, यह कानून अशांति को जन्म देगा, है ना। रोलेट एक्ट पारित करते समय किस प्रमुख ब्रिटिश सदस्य ने भी भारतीय सचिव को चेतावनी दी थी कि यह कानून अशांति को जन्म देने का कार्य करेगा, अशांति को क्या है, जन्म देने का कार्य करेगा।
तो असल में यहां पर आपको रेफरेंस किसका लेकर के चलना है? मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू का आपको क्या है? रेफरेंस लेते हुए चलना है। एडविन मॉन्टेग्यू का क्या है? आपको रेफरेंस लेते हुए चलना है। एडविन मॉन्टेग्यू जो हैं, इनका रेफरेंस आपको लेते हुए चलना है। ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और ये अपने आप में क्या है? सचिव भी हैं एक तरीके से। सवाल में कंफ्यूजन है। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के क्या हैं? मेंबर भी हैं। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के क्या हैं? मेंबर भी हैं और सचिव भी हैं। तो सवाल आपको परेशान कर सकता है। तो यहां पे जो एडविन मॉन्टेग्यू हैं, उनको आपको कैलकुलेट तो करके चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया कि सवाल की लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकती है कि रोलेट एक्ट पारित करते समय किस प्रमुख ब्रिटिश सदस्य ने भी भारतीय सचिव को चेतावनी दी? सचिव तो यही है उस समय। सचिव तो उस समय क्या है? यही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सवाल की लैंग्वेज हमको क्या बताना चाहती है? सवाल की लैंग्वेज हमको यह बताना चाहती है कि जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट हैं एडविन मॉन्टेग्यू, ये एडवाइस किसको देने का काम करेंगे? ये एडवाइस किसको देने का काम करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या है? एडवाइस देने का काम करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या है? एडवाइस देने का काम करेंगे कि भैया आप गलत कर रहे हो, इसके निष्कर्ष क्या होंगे? नकारात्मक होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे। तो लैंग्वेज भले ही थोड़ी क्या है? कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन यहां पर एडविन मॉन्टेग्यू का रेफरेंस ही लेना है। और एडविन मॉन्टेग्यू उस समय क्या है? ये सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य सचिव हैं और ये दरअसल एडवाइस किसको देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे और कहेंगे कि यह कानून क्या है? शांति को नहीं बल्कि क्या है? अशांति को जन्म देने का कार्य करेगा। शांति को नहीं बल्कि क्या है? अशांति को जन्म देने का कार्य करेगा। तो 11 को आपको थोड़ा इस प्रकार से अटेम्प्ट करके चलना है। 12, ये सवाल इंपॉर्टेंट आप लगाते हुए चलेंगे। रोलेट एक्ट के विरोध के समय महात्मा गांधी ने किस सामाजिक वर्ग को पहली बार बड़े पैमाने पर एक्टिव करने का कार्य किया? पहली बार बड़े पैमाने पर क्या है? एक्टिव करने का कार्य किया। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शहरी मध्यम वर्ग होगा। और शहरी मध्यम वर्ग के साथ साथ आप क्या लेके चलेंगे? व्यापारिक वर्ग भी आपके यहां जोड़ते हुए चलेंगे। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं और ये सवाल क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी नाते मैंने इसको क्या कहा? इंपॉर्टेंट है। तो रोलेट एक्ट के विरोध के समय महात्मा गांधी ने किस सामाजिक वर्ग को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बड़े पैमाने पर एक्टिव करने का कार्य किया? तो शहरी मध्यम वर्ग है। और शहरी मध्यम वर्ग के साथ साथ क्या है? व्यापारिक वर्ग भी आप यहां पर क्या लेते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा। 30, आ जाओ। 6 अप्रैल 1919 के राष्ट्रव्यापी बंद का विशेष महत्व क्या था? 6 अप्रैल 1919 को आपने रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था और उसी दिन क्या है? राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान भी किया गया था, है ना? राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान भी उसी दिन किया गया था। तो इसको आप क्या मान के चलेंगे? यह अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। पहली बात तो क्या है? यह अखिल भारतीय स्तर पर हुआ और यह अखिल भारतीय स्तर पर संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्या है? ये प्रथम असहयोगी हड़ताल रही। प्रथम असहयोगी हड़ताल रही। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आ जाओ। 14, सवाल नंबर क्या है जी? 14 है। आ जाओ। रोलेट एक्ट के विरुद्ध मुहिम में गांधी जी के किस सिद्धांत की परीक्षा हुई? तो गांधी जी के किस सिद्धांत की परीक्षा हुई? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सत्याग्रह बनाम हिंसा। सत्याग्रह बनाम हिंसा। और यहां पर सत्याग्रह का मतलब क्या है? अहिंसा। तो प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन क्या आएगी? अहिंसा बनाम हिंसा। अहिंसा बनाम हिंसा। महात्मा गांधी को
कांग्रेस की ओर से रोलेक्ट सत्याग्रह का नेतृत्व सौंपा गया था, हैंडओवर किया गया था और महात्मा गांधी अपने इस पूरे कार्यक्रम को क्या है अहिंसात्मक बना करके रखना चाहते थे, लेकिन इस कार्यक्रम में हिंसा हो गई और तभी जाकर के आपने देखा कि रोलेक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। रोलेक्ट सत्याग्रह को क्या है वापस ले लिया गया। तो सत्याग्रह बनाम हिंसा 14 का राइट आंसर क्या होगा, यह होगा। 15 अटेम्प्ट कर लेते हैं, आ जाओ क्या है। यह आपका सवाल नंबर 15 क्या पूछा गया है, रोलेक्ट एक्ट के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में कौन सा परिवर्तन आया। कौन सा परिवर्तन आया, कौन सा परिवर्तन आया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सुधारवादी प्रतिरोध, है ना, ऐसे लिखेंगे, ऐसे मानेंगे सुधारवादी से प्रतिरोधवादी चरण की ओर। यानी कि अब तक हम क्या है सरकार से लगातार अपेक्षाएं कर रहे थे, सरकार हमारा विकास करेगी, सरकार हमारा क्या है डेवलपमेंट करेगी। हम लगातार सरकार से अपेक्षा करते हुए आ रहे थे कि सरकार हमारा विकास करेगी, सरकार हमारा डेवलपमेंट करेगी। हम खुद सुधारवादी बने हुए थे और सरकार को भी क्या है सुधारवादी रूप में देखना चाहते थे, लेकिन रोलेक्ट अधिनियम ने सारा मामला ही खोल के सामने रख दिया। इस नाते हमने क्या है हम सुधारवाद से कहां बढ़े, अब प्रतिरोध की ओर बढ़े। सुधारवाद से कहां बढ़े, प्रतिरोध की ओर से बढ़े, प्रतिरोध की ओर बढ़े। इस नाते सही आंसर क्या होगा, सुधारवादी से प्रतिरोधवादी चरण की ओर। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। डन। घबराना मत सवालों से, सवाल अच्छे हैं। अब ये तो आसान है। 16 रोलेक्ट एक्ट के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि लौटाना किस प्रतीक का, मतलब किस बात का प्रतीक रहा। आप जानते हैं कि जो आपके रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यहां पर लिखा गया है, असल में यह मामला रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि त्यागी थी, ये असल में मामला तो किसके खिलाफ है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या है भाई खिलाफ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के तार भी किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, रोलेक्ट अधिनियम के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसे सवाल आते हैं इस लैंग्वेज के बिहाफ पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। यूपी परिषद ने सवाल क्या पूछा कि संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किसने किया, आंसर तब भी क्या आया, जवाहरलाल नेहरू आया। क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में किस रूप में आपके सामने आया, संविधान के प्रस्तावना के रूप में सामने आया। तो वो परेशान करता है, वो कंफ्यूज करता है, उसका काम ही है। तो दरअसल हम जानते तो ये हैं कि शंकरन नायर, है ना, शंकरन नायर ने क्या है अपनी जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उससे त्यागपत्र देने का काम किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए। और यहां पर जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। नाइटहुड की उपाधि को क्या है त्यागने का कार्य किया था। नाइटहुड की उपाधि जो है उसको त्यागने का कार्य किया था। नाइटहुड की उपाधि को क्या है त्यागने का कार्य किया था। नाइटहुड की उपाधि को क्या है त्यागने का कार्य किया था। तो ये बताना है कि किस मामले का ये प्रतीक है, एक प्रकार से साहित्यिक विद्रोह का नैतिक असहयोग का है। नैतिक असहयोग का है कि अब टैगोर साहब कहते हैं कि मैं सरकार के साथ सहयोग करते हुए नहीं चलूंगा, लेकिन मेरा व्यवहार क्या होगा, हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसात्मक होगा। मैं नैतिक रूप से क्या है अपनी उपाधि को लौटाना चाहता हूं। नैतिक तौर पर क्या है अपनी उपाधि को लौटाना चाहता हूं। नैतिक तौर पर क्या है अपनी उपाधि को लौटाना चाहता हूं। तो मामला किसका है, नैतिक असहयोग का है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 17 होना चाहिए। चलो अटेम्प्ट करते हैं इसको। क्या है 17। रोलेक्ट एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस राजनीतिक भावना को मजबूत करने का काम किया। रोलेक्ट अधिनियम ने या रोलेक्ट एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस राजनीतिक भावना को मजबूत कराने का कार्य किया। हिंसक क्रांति का समर्थन, विधिक प्रतिरोध का विचार, अहिंसात्मक प्रतिरोध की जन स्वीकार्यता। तो प्रॉपर आंसर क्या होगा, ये होगा।
हालांकि रोलेट सत्याग्रह के दौरान हिंसा हो गई, लेकिन फिर भी गांधी जी काफी हद तक क्या है, अहिंसा रूपी अपने संदेश को देने में क्या है, सफल हुए थे, बिल्कुल हुए थे। तो अहिंसात्मक प्रतिरोध की जन स्वीकार्यता, इसका प्रॉपर आंसर होगा 17 का ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर यहां पर क्या है, हो जाएगा। 18 देख लेते हैं, आ जाओ। 18 रोलेट एक्ट के पारित होने पर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कदम उठाया, विधान परिषद से त्यागपत्र देने का कार्य किया था। विधान परिषद से क्या है, त्यागपत्र देने का काम किया था। विधान परिषद से क्या है, त्यागपत्र देने का कार्य किया था। 19 को देख लेते हैं, 19 में क्या है। रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश प्रशासन के किस औपनिवेशिक सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। इसको इंग्लिश में आप मान के चलेंगे बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म। बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म, आप इसको इंग्लिश में क्या मान के चलेंगे, बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म, है ना। यानी कि ये मामला कहां जा रहा है ना, ये मामला कहां जा रहा है, सरकार कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है। सरकार कहती है कि क्रांतिकारी गतिविधियां कानून एवं व्यवस्था को नकारात्मक बनाने का कार्य कर रही हैं। हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, सकारात्मक बनाना चाहते हैं। तो कानून एवं व्यवस्था जो सरकार की ओर से क्रांतिकारी गतिविधियों के आलोक में नकारात्मक हो गई थी, उसको नकारात्मक से सकारात्मक बनाना, यानी कि मामला किसका है, बेनवोलेंट का है। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होगा, भैया इस कानून के माध्यम से आपका शोषण किया गया, आपको दबाया गया, आपकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया, केवल शक के आधार पर आपको उठाया गया और अनिश्चित काल तक क्या है, जेल में डाला गया। इसलिए प्रॉपर ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा इंग्लिश में आ गया है, बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म। 20 की बात कर लेते हैं। अब ये आपको परेशान कर देगा ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपको परेशान कर सकता है। रोलेट एक्ट के विरोध में हुए सत्याग्रह ने गांधी जी को भारत में किस उपाधि से परिचित कराया। परेशान कर देगा। राष्ट्रपिता, राजनीतिक संत, जननेता, महात्मा। हैं तो महात्मा तो नहीं कहना है, महात्मा तो कहां कहना आप जानते ही हैं। राष्ट्रपिता कहां पर कहना है आप जानते ही हैं। जननेता के रूप में आए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार रोलेट सत्याग्रह के रूप में क्या है, लोगों का राजनीतिक नेतृत्व करने का कार्य किया था। हालांकि इससे पहले कुछ उनके प्रारंभिक आंदोलन आपको दिखाई पड़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपके सामने आता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आपके सामने आता है, या खेड़ा सत्याग्रह आपके सामने आता है। लेकिन रोलेट सत्याग्रह को कांग्रेस ने अपना मंच देने का काम किया और नेतृत्व किसको हैंडओवर किया गया, महात्मा गांधी को किया गया। तो फाइनली यहां आकर के एक जनमानस को उन्होंने क्या है, राजनीतिक तौर पर क्या है, लीड करने का काम किया था। यहां आकर के क्या सबसे पहली बार वो क्या है, जननेता के रूप में क्या है, मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आते हैं। जननेता के रूप में क्या है, आपके सामने आते हैं। तो 20 सवाल हम रखते हैं। ये रोलेट अधिनियम पर मैंने कहा सारे नहीं खोले मैंने सवाल आपके सामने, क्योंकि बाकी सवाल तो आप देख पा रहे हैं, तो डेमो क्लासेस आपकी हैं। बाकी सवाल तो कहां मिलेंगे आपको, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाता है, और मैं लगातार अपील भी करते रहता हूं, आप एक बार आइए तो सही, देखिए तो सही कि क्या सुविधाएं हमने आपके लिए बनाई हैं, किस तरीके से हम आपकी क्या है, हेल्प करना चाहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं, ये हमने आपके सामने रखे थे। तो इनके साथ आप अपना जुड़ाव करके चलेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।